हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और टूल देखने वाले हैं जो जिसको छोड़ के क्लास 11-12 का फिजिक्स तो बनना नामुमकिन है। लेकिन अब तक हम लोग इसको बाईपास करते आ रहे थे, कैसे कैसे करके फंडामेंटल तरीके से निकाल रहे थे। बट देयर आर सर्टेन केसेस यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस, से पार्ट ऑफ कैलकुलस। हम लोग पहले से डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन करते कैसे। इससे ज्यादा जानना जरूरी है कि इंटीग्रेशन कब करते हैं, किसको करते हैं, है ना। एलसीएम निकालना एक तरीका है, एक चीज है। एलसीएम कब निकालेंगे, एचसीएफ कब निकालेंगे, वो जानना दूसरा चीज है। हम इंपोर्टेंस देंगे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर, कैसे करते हैं ये क्लास 12 का कैलकुलस में आएगा। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट चैप्टर, थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल रूल्स रहने से आसानी से बन जाता है। मैं कुछ रूल्स बता दूंगा, जितना याद रखने से आपको क्लास 11 का इंटीग्रेशन बढ़िया से चलेगा। क्लास 11 का इंटीग्रेशन में मैं जितना बताऊंगा उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं जितना बताऊंगा दैट इज हार्डली समथिंग लाइक 10% ऑफ द एंटायर इंटीग्रेशन व्हाट यू आर सपोज्ड टू लर्न इन क्लास 12। क्लास 12 में जो पढ़ोगे उसका 10% सिर्फ बताऊंगा, और जिससे आपका क्लास 11 का काम निकल जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है समझ में आना चाहिए। जैसे मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, यू वांट टू ऐड 7 + 7 + 7 + 7, यू वांट टू ऐड 7 4 times. So when you say 4 times, you multiply it with 4. You say 7 4s are 28. So when you multiply, when you want to same thing, when you want to add same thing repeatedly for 4 times, you multiply it with 4. वैसे ही इंटीग्रेशन हम कब करेंगे अभी हमें वो समझना है। आप लोग थोड़ा ध्यान देना, बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। आई शेयर द पीडीएफ एंड द वीडियो तो जा ही रहा है आपके पास। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको इंटीग्रेशन कब करते हैं, कैसे करते बताएंगे। दिस आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू वर्क एनर्जी पावर चैप्टर इन जनरल मैं इसको बता रहा हूँ, फिर इसको अप्लाई करेंगे। वर्क एनर्जी पावर में भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए बुक में यूज करता है, तो उसको भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। इंटीग्रेशन इज द मेथड फॉर फाइंडिंग sum of infinite number of continuous quantities। सर क्या मतलब हुआ इसका? कोई मतलब तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भी नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीजें मैं क्लियर करूंगा। क्वांटिटीज, अगर बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को कंटिन्यूअसली वेरी करते हुए चीजों को जोड़ना है, वी गो फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस क्वांटिटीज। ठीक है, ठीक है। ओके, हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी डू इंटीग्रेशन? इट इज reverse process of differentiation। डिफरेंशिएशन तो थोड़ा थोड़ा आता है हमें, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन मतलब हाँ ना, नॉट रेसिप्रोकल, रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस मतलब मैं बता रहा हूं, इफ y is equal to f of x and dy by dx निकाले, it is coming g of x, then g of x का dx integration will give you f of x plus the constant c is any constant। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x है तो dy by dx कुछ होगा g of x। तो
इसको डिफरेंशिएट करने से g ऑफ x बनता है, g ऑफ x को इंटीग्रेट करने से f ऑफ x बनेगा। ये रिवर्स प्रोसेस है। इसको डिफरेंशिएट करो बनेगा g ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करो बनेगा f ऑफ x। तो सर ये c कहां से आया? c क्या है? देखो ये f ऑफ x है, अगर हम कहेंगे y इक्वल टू f ऑफ x प्लस 5, सपोज प्लस 5, तो dy बाई dx करेंगे तो f ऑफ x का होगा g ऑफ x, 5 का क्या होगा? 0, 5 इज ए कांस्टेंट। ये 5 की जगह अगर 7 होगा तब भी होगा g ऑफ x, 10 होगा तब भी होगा g ऑफ x। इसलिए जब g ऑफ x का इंटीग्रेशन करते हैं सोचते हैं कि हो सकता है कुछ कांस्टेंट होगा, हो सकता है कुछ कांस्टेंट होगा, वही एंटीसिपेट करके c रख लेते हैं। c का वैल्यू किसी को मालूम नहीं है। उस समय आने पर इनिशियल फाइनल पोजीशन को देख के हम लोग c का वैल्यू निकाल देते हैं। एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 3 में मैं जाऊंगा। एग्जाम्पल सपोज हम कहेंगे y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। तो dy बाई dx कितना हो गया? dy बाई dx हो गया n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अच्छा, इसका मतलब हुआ n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, बट गो ऑन असेप्टिंग फॉर ए y। उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा, जैसे हम एप्लीकेशन बताएंगे आपको समझ में आने लगेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करो, ये होता था, इसको इंटीग्रेट करो तो बनेगा x टू दी पावर n प्लस ए कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट। अब n इज ए कांस्टेंट, कॉल इट c1, कोई एक कांस्टेंट c1। n इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट, इसको आप बाहर रख सकते हो। इसका मतलब हुआ n x टू दी पावर n माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन इज x टू दी पावर n प्लस c1। ये n को लाके इधर डिवाइड कर दो क्योंकि कांस्टेंट है। जैसे डिफरेंशिएट करते वक्त अगर कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लेते थे। हमें मालूम है x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता था 4x टू दी पावर 4 माइनस 1। अगर ये 7x टू दी पावर 4 है तो 7 को बाहर रख लेते थे, अंदर वाला चीज को डिफरेंशिएट कर लेते थे। वैसे ही इंटीग्रेट करते वक्त अगर ये n कांस्टेंट है इसको बाहर रखिए, तो इससे क्या पता चला? पता ये चला कि x टू दी पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो रहा है? इट इज x टू दी पावर n बाई n, n को लेकर डिवाइड किया। c1 वाज ए कांस्टेंट, n इज ए नंबर, डिवाइड करो तो कोई एक नया कांस्टेंट मिल गया c2। समझ में आ रहा है? अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हो रहा है। आपको याद नहीं रखना है कि कैसे हो रहा है, आपको याद रखना है क्या होगा। जैसे डिफरेंशिएशन x टू दी पावर 4 का होता है 4x टू दी पावर 4 माइनस 1। कैसे हुआ याद नहीं है, क्या होता है आपको याद है, बिकॉज वी हैव लर्न सम मेथड x टू दी पावर n इक्वल टू nx टू दी पावर n माइनस 1। कैसे हुआ? एक फंडामेंटल एब इनिशियो प्रिंसिपल था, पढ़ाए थे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, ऐसे करके कर रहे थे। ये कैसे हुआ बताता था, लेकिन जरूरत में क्या आ रहा है आपको? जरूरत में आ रहा है कि क्या होता है x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है। अभी मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे होगा x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, x पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन। लेकिन आपको अल्टीमेटली क्या याद रखना है कि कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। n तो एक नंबर था, लेट मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट m इज अनदर नंबर। क्या है ये? n माइनस 1। तो फिर n कितना हो गया? m प्लस 1। अच्छा, अगर इसमें डालेंगे तो क्या लिखेंगे? x टू दी पावर m dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू n के जगह क्या लिखेंगे? x टू दी पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1। अगर आप प्लस एक कांस्टेंट c, अगर आप इतना चीज को याद रख लेते हो तो 90% ऑफ योर जॉब इन क्लास 11 विल बी कवर्ड। क्या याद रखना है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m dx क्या होता है? x टू दी पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1।
देख लो, अगर अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, उसके बावजूद आप अगर ये याद रख लेते हो तो आपको कोई मुसीबत नहीं होगा क्लास 11 का पढ़ाई में। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन मिला? x टू द पावर m dx का इंटीग्रेशन होता है ये। मैं इसको थोड़ा और जनरलाइज कर लूंगा, याद रखो, सपोज हम कहेंगे इट इज ए कांस्टेंट x टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट को बाहर फेंको, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, क्योंकि x टू द पावर m का अगर ये रूल है, n होगा तो ये होगा, p होगा तो p प्लस 1 बाई p प्लस 1 होगा, सो इट इज k x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस a कांस्टेंट। अगर आपको समझ में आया तो मुझे एक छोटा सा चीज बताओ, सपोज आई वांट टू इंटीग्रेट, क्या आई वांट टू इंटीग्रेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, क्या होगा आंसर? इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 3x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, 2x टू द पावर ये 1 है, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, 5 यहाँ पर x नहीं है तो क्या लिखेंगे? x टू द पावर 0 है, x पावर 0 है तो 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c। देखो तो क्या आ गया? 3 को कैंसिल हो गया, मिल गया x क्यूब, ये 2 को कैंसिल हो गया, मिल गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा ये। c क्या है? c क्या है मालूम नहीं, when we will apply this we will be able to know what is the value of c। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर जो बोले सही है, ये इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है क्या, चलो देखते हैं। इसको इंटीग्रेट करने से ये मिलता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है, डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिल रहा है। लेट अस क्रॉस वेरीफाई, तो देखते हैं, लेट y इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक कांस्टेंट, तो dy बाई dx कितना होगा भाई? इट इज 3x टू द पावर 3 माइनस 1, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, 5 1x टू द पावर 1 माइनस 1, कांस्टेंट का होता है 0। सिंपलीफाई करो तो क्या मिला? इज इट नॉट कमिंग 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यही तो आ गया। आर यू गेटिंग? सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें इसको क्या कहते हैं, इस किस्म की इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। बस अभी तक मैं जितना बताया आपको क्या याद रखना है, मेरे को जानने के लिए, पता करने के लिए बस ये फॉर्मूला मालूम है, मैं आधा चीज खींच लूंगा, आधा से ज्यादा चीज खींच लूंगा। इफ यू नो दिस फॉर्मूला पर रख लो, k x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होल इनटू k प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, चलो ये हो गया इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं व्हाट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इफ y is equal to f of x and dy by dx is equal to g of x, then फॉर्मूला याद रख लेना, g of x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है होता है f of x प्लस कांस्टेंट होता है, लेकिन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब उसमें कुछ लिमिट्स रहेंगे। नीचे मान लो ये है a, दिस वैल्यू इज a, दिस वैल्यू इज b, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी f of x एट a एट b। पहले ऊपर वाला वैल्यू को डालो f of b माइनस लोअर वाला वैल्यू को डालो f of a। बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है सर, सॉल्व करो भाई,
क्या करेंगे, क्योंकि उसका नेसेसरी फंडामेंटल और बेस बिना दिए मैं आपको वर्किंग रूल बता रहा हूँ, टूल्स बता रहा हूँ। आपको अभी तक मालूम नहीं कि इंटीग्रेशन कब करते हैं। जैसे जैसे एप्लीकेशन करेंगे यू विल बी थॉरो विद द फंडामेंटल्स एंड क्लैरिटी विल बी गेटिंग। थोड़ा सा वेट करिए। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे सी भी नहीं है, कट गया। अपर लिमिट एक बार डाले, लोअर लिमिट एक बार डाले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें ए क्या है, ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। बी क्या है, इसको कहते हैं अपर लिमिट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ सर, देखने से तो समझ में आ रहा है लेकिन कुछ फील नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रहा है। ठीक है, जो समझ में आ रहा है उसको थोड़ा एक बार यूज कर लेते हैं, फिर फील के बाद सोचेंगे। सपोज आई वांट टू गिव यू ए केस, आई वांट टू गिव यू ए केस कि दिया है कि फाइंड आउट, दिया है कि से 3x² प्लस 2x dx का इंटीग्रेशन विथ x वेरिंग फ्रॉम से 1 to 4, ठीक है, और 1 to 2 ले लेते हैं, 1 to 2। अब इसका वैल्यू निकालना है, हमें ये पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे 3x² का इंटीग्रेशन, 3 तो रहेगा, x² का क्या हो जाएगा 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस 2x का क्या होगा, 2 तो 2 रह जाएगा, ये x मतलब x to the power 1 है, तो x to the power 1 + 1 बाई 1 + 1 प्लस एक कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम कहेंगे इट इज लिमिटेड फ्रॉम 1 to 2। तो पहले क्या डालेंगे, अपर लिमिट, x के जगह 2 डाल दो, थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखो तो ये 3 कैंसिल हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी x3, ये 2 कैंसिल हो गया, मिल गया x² लिमिटेड फ्रॉम 1 to 2। मतलब देखो भी इंटीग्रेशन साइन और नहीं दे रहा हूं, इंटीग्रेशन हो चुका है, अब ये लिमिट्स को भरना है। पहले अपर लिमिट डालेंगे, मतलब x के जगह 2 लिखेंगे, 2³ + 2² माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे, और पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद रखना अपर माइनस लोअर, 1 डालो, 1 to the power 3 + 1 का स्क्वायर, कितना वैल्यू आया, 8 + 4 is 12 - 2 is 10, तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हुआ 10। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तक फील नहीं आ रहा है कि चीज हो क्या रहा है। बस यू आर फोर्सफुली अडॉप्टिंग ए मेथड, ओके यू अडॉप्ट, आगे आगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब समझ में आएगा, आज की क्लास में ही समझ में आएगा। लेकिन पहले क्या करना है, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे 2 × 7 = 14, तब अगर पूछ लेते क्यों, तो आज यहाँ तक नहीं आते, वही फंस गए होते। कोई भी टीचर आपको नहीं समझा पाएगा, व्हेन यू आर इन प्री नर्सरी दैट 2 × 7 = 14, कोई भी टीचर आपको नहीं समझा पाएगा। तब मान लिए तो आगे आगे पता चला, अरे हाँ रे, हम जो जानते थे तो सही था। नाउ यू आर एबल टू क्रॉस वेरीफाई। जैसे आज की क्लास में हम थोड़ा और आगे निकल जाएंगे, आप पीछे मुड़ के फिर क्रॉस वेरीफाई करोगे तो पता चलेगा अच्छा अच्छा इसलिए हो रहा था, तब आपको समझ में आएगा। वो फीलिंग वाला पार्ट बाकी है। अभी वी आर अडॉप्टिंग फोर्सफुली ए मेथड, क्योंकि सर बोल रहे हैं, विश्वास करो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। आप कहोगे तो गीता पे हाथ रख के बोल दूंगा, जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, आप लोग एक्सेप्ट कर लो। आगे आगे आपको ये फील आ जाएगा। अब ये आपको समझ में आया कि नहीं चेक करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, फाइंड से 2x + 7 dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम से 2 to 4। हमें इसका वैल्यू चाहिए। आप लोग आंसर मुझे बताओ, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 2x + 7 का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 4। ये लिमिट का मतलब क्या है, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि ऊपर रखा है अपर लिमिट, नीचे रखा है लोअर लिमिट, ऐसे करके कुछ भी हल्का बक्का मेथड करके याद कर लो। लेकिन क्यों अपर लिमिट कहते हैं, इसका मतलब क्या है, वो सारा चीज हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में समझ लेंगे। इसके बाद ही मैं करवाने वाला हूँ। क्या पहले आप फोर्सफुली इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए क्या ये आंसर को निकाल सकते हो? आप कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिए, 2x + 7 का इंटीग्रेशन 2 to 4 dx।
और ये मेथड है आपके सामने, इसको देखे उसको करने की कोशिश करिए। ये देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इसको। पहले हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x मतलब 2 तो बरकरार रहेगा, x टू द पावर 1 है, लिखेंगे 1 + 1 बाय 1 + 1 प्लस 7 खाली लिखा है, कोई x तो नहीं लिखा, अरे x नहीं लिखा है तो क्या हो गया, यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज x टू द पावर 0, तो हम लिखेंगे 7 into x टू द पावर 0 + 1 बाय 0 + 1। अच्छा ये हो गया, क्या है, इंटीग्रेशन खत्म हो गया। और ये टेढ़ा मेढ़ा साइन नहीं देना है, लिमिट्स लिखना है, कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। पहले अपर लिमिट डालते हैं कि लोअर लिमिट डालते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। 2 को कट गया, मिला x², फिर ये 7x, नहीं लिमिटेड फ्रॉम 2 to 4। अच्छा पहले अपर लिमिट डालते हैं कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालते हैं, लिखो 4 का स्क्वायर, x के जगह 4 डाल दिए, 7 into 4 माइनस x के जगह 2 डाल दिए, 2 स्क्वायर प्लस 7 into 2 कितना हो गया भैया, 16 + 28 is 44 माइनस 4 + 14 is 18। Is it not coming out to be 26? करेक्ट। काफी लोग जो सही आंसर दिए थे, काफी लोग जो सही आंसर दिए थे, समझ में आया क्या, सबको समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes, I want to go for the application part of this, लेकिन प्लीज और एक तो क्वेश्चन मेरे लिए कर लो ताकि मुझे लगेगा कि हर कोई कर लिया। फाइंड इंटीग्रेशन 0 to 1 6x² + 8x + 9 dx, ऐसे का इंटीग्रेशन करना है 0 to 1। सबसे पहला सही आंसर कौन देता है, लेट अस फाइंड आउट। आपका आंसर आपका आया है 15 एंड दैट इज करेक्ट, बट मैं कर लेता हूं थोड़ा, ये कैसे करेंगे, 6x टू द पावर 2 + 1 बाय 2 + 1 होल इनटू होल प्लस 8 x टू द पावर 1 है, लिखेंगे इसको 8 into x टू द पावर 1 + 1 बाय 1 + 1 प्लस 9 मतलब 9x टू द पावर 0 है, 0 + 1 बाय 0 + 1 लिमिटेड फ्रॉम 0 to 1। सिंपलीफाई करें तो ये हो गया 2x³ + 4x² प्लस 9x लिमिटेड फ्रॉम 0 to 1। अपर लिमिट डालेंगे तो x के जगह 1 डालेंगे तो ये पूरा चीज हो जाएगा 2 + 4 + 9 is 15। लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, x के जगह 0 डालेंगे तो ये सारा चीज 0 हो जाएगा, आंसर होगा 15, जो कि आपका आंसर आया था करेक्ट। नाउ मैं आपको ठीक से समझा पाया हूं, आगे बढ़ता हूं एप्लीकेशन के बारे में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है ए यूनिफॉर्म बार ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हेल्ड वर्टिकली ऑन ग्राउंड। कोई एक बार मास m लेंथ l का ऐसे सीधे सीधे खंबे जैसे खड़ा है, पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास और दिस बार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड है और हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालते हैं, अगर कोई मास m अगर ग्राउंड से h हाइट में रखा हुआ है, ग्राउंड से h हाइट में रखा हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। लेकिन यहाँ पर तो पूरा मास यहाँ से यहाँ तक है, कोई पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी तो कैसे निकालेंगे। चलिए ये पूरा मास का पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना नहीं आता है, लेकिन इसका हर टुकड़ा का पोटेंशियल एनर्जी निकालना आता है। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ, उस टुकड़े का मास पता कर लेता हूँ तो उसका पोटेंशियल एनर्जी पता कर लूंगा। ऐसे हर एक छोटे छोटे टुकड़े का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ, निकालने के बाद सारा पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देता हूँ, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो मुझे डिटेल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पास बेसिक फॉर्मूला अवेलेबल ये है, इस फॉर्मूले को यूज करके इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अगर आप इसको mgh कहोगे तो फिर h के जगह क्या कहोगे, मास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ का मास का हाइट h है, यहाँ का मास का हाइट 0 है, अलग अलग मास का अलग अलग हाइट है, नहीं? अच्छा
तो मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूं, आई विल राइट डिटेल्स ऐसे टाइप, आप लोग समझने की कोशिश करना। सॉल्यूशन लिखता हूं। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन, और जिसको आप अदरवाइज कहोगे इंक्रीमेंट, dx at a distance x from ground as shown। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले से बता चुका हूं, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना आता है किसका, ओनली फॉर ए मास एट ए हाइट h। ये इतना बड़ा डंडा का मुझे पोटेंशियल एनर्जी मालूम नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से कुछ x हाइट में, यहां से कुछ x हाइट में मैं छोटा सा सेक्शन ले रहा हूं, छोटा सा सेक्शन। इसका मास पता कर लूंगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी पता कर लूंगा, ऐसे सारे छोटे छोटे सेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ दूंगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो एट ए डिस्टेंस x I go for a small increment in x, that is dx। x को थोड़ा सा बढ़ाओ तो dx बने। अच्छा, I consider a small section dx, मतलब ये dx क्या है, ये लेंथ है, dx क्या है, ये लेंथ है। थोड़ा सा मैं फिगर को बढ़िया से बना दूं ताकि आपको समझ में आए। फिगर में dx क्या है, यहां से x डिस्टेंस में मैं छोटा सा सेक्शन ले रहा हूं, ये छोटा सा सेक्शन कितना लंबा है, ये dx, और कहां पे है, ये ग्राउंड से x हाइट पे है। अच्छा, यहां से x हाइट में मैं एक छोटा सा सेक्शन लिया हूं जिसको मैं बोल रहा हूं dx, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं dx। अब अगर किसी तरह से मैं ये सेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूंगा तो फिर अलग अलग छोटे छोटे मास का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ दूंगा। तो चलिए पहले देखते हैं मास ऑफ सेक्शन। मास ऑफ सेक्शन, ये छोटा सा सेक्शन जो मैं ले रहा हूं उसका मास क्या होगा। अरे m मास है पूरा l लेंथ का, तो इट इज मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ सेक्शन, लेंथ ऑफ सेक्शन। अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ मतलब l लेंथ का मास m था, तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया m by l, इसका लेंथ dx है, इसका मास कितना होगा m by l into dx। ओ, पता चल गया इसका मास क्या है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेक्शन, हाँ दूंगा लिखने के लिए दूंगा, डोंट वरी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेक्शन लिखने में कोई हड़बड़ी नहीं, समझ लो, पीडीएफ दे दूंगा। नाउ हियर नोट्स, यू डोंट राइट एनीथिंग, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेक्शन, ये छोटा सा सेक्शन है तो छोटा सा एनर्जी बनेगा, कॉल इट dN। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेक्शन इज dEn। क्या होगा ये dEn, समझते हैं dEn क्या होगा, किसका निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये छोटा वाला सेक्शन का। अच्छा, छोटा वाला सेक्शन का मास कितना है, मास तो है m by l into dx, हाइट कितना है, हाइट है x, हाँ तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना आता है m by l dx into g into हाइट कितना था x। ओ थोड़ा सा सजा के लिखो तो mg by l x dx, ये हो गया छोटा सा एनर्जी ऑफ छोटा सा सेक्शन। हमारा मकसद क्या था, मकसद क्या था, ये पूरे डंडे का पोटेंशियल एनर्जी निकालना। कैसे निकालेंगे, ऐसे सारे छोटे छोटे सेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ देंगे। पहले सोचो कि कितना तो ऐसे छोटा छोटा सेक्शन मिलेगा। इफ आई एम टेकिंग ए वेरी स्मॉल सेक्शन, then over this length L, how many small sections you will get? Obviously infinite. Obviously you will get infinite number of small sections. So यहाँ से यहाँ तक सारे छोटे छोटे सेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के हम जोड़ने वाले हैं। मतलब you want to add the potential energy of all such small sections. So what we are going to do is to find out the summation of infinite number of continuous quantities. Basic definition of integration: summation of integration of
इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब अगर हमें कहा गया व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज summation of all such small potential energies I varying from 1 to infinity। मतलब DEN1, DEN2, DEN3 कितने तो रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। सारे का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ दो। summation of infinite number of continuous quantities is otherwise called integration। You want to integrate DEN, now let us substitute the value of DEN, it is coming out to be mg by L x dx का इंटीग्रेशन करना चाहेंगे। हाँ, कुछ आगे जाना पहचाना फॉर्म में। लिमिट्स मतलब यहाँ पर लोअर वैल्यू क्या रहेगा, अपर वैल्यू क्या रहेगा। लोअर वैल्यू का मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ x, अपर वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। x क्या था? एट ए डिस्टेंस x, मतलब जो एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस यहां से निकालना चाहते हैं। तो सबसे निचला जो एलिमेंट होगा उसके लिए x क्या होगा? ये वाला एलिमेंट के लिए x क्या होगा? x वाज डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम ग्राउंड। तो ये वाला एलिमेंट के लिए x कितना होगा? 0, इट इज ऑन ग्राउंड, है कि नहीं? और मिड पॉइंट में जो एलिमेंट होगा उसके लिए x कितना होगा? L/2। हाई पॉइंट में जो एलिमेंट होगा उसके लिए x कितना होगा? L। दैट मींस x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? When you consider all such small elements, x the distance of the element from ground, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। मैक्सिमम क्या होगा? L। क्या बात समझ में आ रहा है सबको? तो लिमिट डालें, x का मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू L है। अच्छा, ये बात है। चलिए, इसमें तो m, g, l सारे कांस्टेंट है, सबको बाहर फेंक दो। ठीक है, बाहर गए। x का इंटीग्रेशन हमें तो आता है, इट इज 1 + 1 / 1 + 1। हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट डालना है 0 to L, तो ठीक है, mg/L को बाहर रख दीजिए। अपर लिमिट डालिए, ये कितना है? x²/2। L डालोगे तो L²/2, 0 डालोगे तो 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, क्या मिल रहा है देखिए, इट इज कमिंग आउट टू बी mgL/2। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार इज mgL/2। इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. So here is a chain. Half of the length of the chain is hanging beyond the edge of the table. Mass of the chain is m. Another half part is on the table. अब ये चेन को छोड़ दिए तो फिसल गया। बोला जब तक ये चेन पूरा छोड़ेगा टेबल को, जब तक ये चेन टेबल को छोड़ के नीचे आएगा, तब तक व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा कि अगेंस्ट ग्रेविटी होगा? बाय होगा भाई। ट्रेन खींच रहा है, चेन खींच रहा है, तो खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है, और ये नीचे आ रहा है, तो वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन इज बाय ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है यहाँ पर? कौन कितना फोर्स में खींच रहा है? जितना इसका हैंगिंग वेट है। क्या हैंगिंग वेट कांस्टेंट है? नहीं, ये तो बदल रहा है। फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि अभी इतना था, थोड़ी देर बाद और चेन लंबा हो गया तो फोर्स बढ़ गया। तो फोर्स इज चेंजिंग, तो बी वर्क डन निकालना। इट्स अ केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। इसको हम लोग पहले दूसरे तरीके से किए थे, हमारा अपना स्मार्ट मेथड हम लोग अप्लाई किए थे, और ये देख रहे थे कि द फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, और हैंगिंग पार्ट का लेंथ के हिसाब से फोर्स बदल रहा है। फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल फोर्स क्या था? झूलता हुआ पार्ट का वेट mg/2। फाइनल फोर्स क्या होगा? इट इज पूरा झूल रहा है तो इट इज mg, है ना? पूरा झूल रहा है तो इट विल बी mg। तो मीन फोर्स क्या होता था? मीन फोर्स होता था F1 + F2/2 इज इक्वल टू mg + mg/2। 3mg/2 इज 3mg/4। ये था क्या? मीन फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना था?
कितना डिस्प्लेस हुआ, यहां से यहां पर L/2 था, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वाज मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा कब होता है, when the force linearly varies with the displacement। मीन फोर्स कितना हो गया भाई, 3mg/4, 3mg/4। L क्या था और डिस्प्लेसमेंट कितना था, L/2। सब मिले तो क्या बन गया, सब मिले तो बन गया इट इज 3mg/L/8। क्या ये चीज हम लोग किए थे कि नहीं किए थे? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है गुजरा जमाना? यस सर। ये तो बोले तो नहीं कोई भी। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया, आंसर हो गया 3mg/8। इट इज कमिंग आउट टू बी 3mg/8, 3mg/8। नाउ मैं आपको बताने वाला हूं, अब मैं बताऊंगा हाउ द बुक वाले डू दिस क्वेश्चन, हाउ दे डू दिस क्वेश्चन यूजिंग इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलस मेथड में देखते हैं। मेरा मकसद ये क्वेश्चन करना नहीं है, मेरा मकसद है आपको इंटीग्रेशन समझाना कैलकुलस मेथड में। क्या हुआ कि यहां पे चेन रखा हुआ था, ये चेन यहां पे था और ये चेन आधा पार्ट झूल रहा था। कितना, L/2 झूल रहा था। तो जैसे जैसे ये फिसलने लगेगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंगिंग पार्ट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। फोर्स बढ़ रहा है तो वेरिएबल फोर्स हो गया। तो पहले dx जाने में, इतना दूर जाने में वर्क डन बाय ग्रेविटी ज्यादा होगा कि अगला dx जाने में ज्यादा वर्क होगा? पहला dx में कि दूसरा dx में, बताओ। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज मोर इन मूविंग फर्स्ट 1 सेंटीमीटर और नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर। सर दोनों केस में तो 1 सेंटीमीटर है ना, फर्क क्या पड़ता है? पहला 1 सेंटीमीटर में फोर्स क्या था, इसका वेट, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में थोड़ा वेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया है, तो वाटर विल बी मोर। अगला 1/3 अगला सेंटीमीटर में देखेंगे तो वाटर और भी ज्यादा हो जाएगा। आर यू गेटिंग? यस। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लेंगे, देखेंगे कितना वर्क हुआ, और थोड़ा सा लेंगे, देखेंगे कितना वर्क हुआ, और थोड़ा सा लेंगे कितना होगा। ऐसे करते 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 पूरा ले आएंगे, सारा वर्क को जोड़ देंगे, वर्क की स्केलर क्वांटिटी। ओ ये करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो लेट अस डू वन। हम कैसे करेंगे, उसका टेक्निकल प्रोसेस अप्रोच क्या है। जब ये ऑलरेडी x लेंथ झूल रहा था, झूलते झूलते आ रहा, ये x लेंथ झूल रहा है। जब ये x लेंथ झूल चुका है और dx जाने में कितना वर्क होगा हम देखना चाहते हैं। सपोज इट फर्दर मूव्स बाय ए डिस्टेंस dx। सॉल्यूशन लिखेंगे, when x length is hanging, if फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स कितना होगा, वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, इट इज वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। अच्छा, वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट कितना होगा भाई, कितना होगा? एक्स लेंथ जब झूल रहा है, वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट कितना होगा? हमें तो दिया गया है कि इस चेन का मास m है, लेंथ l है, तो हैंगिंग पार्ट का कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू हैंगिंग लेंथ। जब एक्स लेंथ झूल रहा है, this into g, dw, small work done in moving the chain by a small distance, कितना? dx। अब ऑलरेडी फोर्स मालूम कर चुके हैं, अभी dx इतना छोटा है कि we can assume the force is constant। मान लो 1 से 2 मीटर और dx से 0.000000001 मिलीमीटर, तो आपको हो गया हाँ, ओवर दिस लेंथ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। आई एम कंसीडरिंग ए वेरी स्मॉल लेंथ, तो ये याद रखना, स्मॉल लेंथ dx, स्मॉल डिस्टेंस dx, तो आपको हो गए, इफ आई कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन dx, डिस्प्लेसमेंट dx, तो क्या वर्क डन होगा बताओ? तो क्या वर्क डन होगा? F into dx। ऑलरेडी क्या फोर्स था? फोर्स था ये, इट इज F dx, दैट इज mg by L। x
dx ये हुआ छोटा सा वाटर। जब ये x डिस्टेंस x लेंथ का झूल रहा था, फर्दर dx जाने में कितना वर्क हुआ? ये छोटा सा वर्क हुआ। तो हम देखेंगे जब ये यहां से फिसलते फिसलते पूरा यहां तक नीचे आ जाएगा, तब तक कितना वर्क हो? ये पूरा लेंथ कितना था? L। शुरू में कितना लेंथ झूल रहा था? इट वाज L/2। अब पूरा झूल चुका है L। अच्छा, तो हम कहेंगे टोटल वर्क डन is nothing but summation of all such small work done I varying from 1 to infinite, because you are considering a small displacement। कितने तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे? इनफाइनाइट, because you are taking a very small displacement। इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट कि you assume the force is constant over that displacement। हाँ ठीक है। तो अगर ये बात है, वैल्यू डालते हैं mg/l x dx, so it is coming out to be mg/l x dx का इंटीग्रेशन। ओ ये बात है, तो अब लिमिट तो डालना पड़ेगा, लिमिट डालना पड़ेगा। लिमिट क्या है? यहाँ पर ये जो x है, किसका लिमिट डाल रहे हैं? x का। x क्या था? when x length was hanging, when x length was hanging, तो शुरू में कितना लेंथ हैंग कर रहा था? शुरू में कितना लेंथ हैंग कर रहा था? L/2। तो शुरू हुआ तब जब x का वैल्यू क्या था? मिनिमम वैल्यू क्या है x का? इट इज L/2। बाद में जब ये पूरा फिसल के नीचे आ गया, कितना लेंथ हैंग कर रहा है? x का वैल्यू कितना होगा? इट इज L। क्या आपको समझ में आ रहा है? शुरू में x का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या था? L/2। मैक्सिमम क्या होगा? L। ओ ये बात है। तो चलिए ये mg और mg/l ये तो कांस्टेंट है, इनको बाहर रख दो। अंदर हो गया x dx का इंटीग्रेशन, तो मैं लिखूंगा x dx का इंटीग्रेशन L/2 से L, वैल्यू डाला जाए mg/l को बाहर छोड़ दिए, x का इंटीग्रेशन x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 लिमिटेड फ्रॉम L/2 to L, वैल्यू डाला जाए। ये 2 है, नीचे ले आओ mg/2l, और ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा x to the power L/2 और ये L, वैल्यू डालो तो क्या हो जाएगा? mg/2l रह गया बाहर, अंदर हो गया पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट सो L स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट L स्क्वायर बाय 4। थोड़ा मार्केट करिए, क्या मिलेगा? 3L स्क्वायर बाय 4, 3L स्क्वायर बाय 4 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 3mgl/8। अपना स्मार्ट मेथड में क्या निकला था भैया? देखो मैं आपको जो मेथड बताया था, अभी उसका अहमियत आपको समझ में आ रहा होगा। बुक में ये क्वेश्चन को इस तरीके के अलावा किसी भी दूसरे तरीके से सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा। यू गो फॉर एनी बुक एंड यू सी हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैं कैलकुलस को दूर रख के काम निकालना चाहता था। इट इज कमिंग 3mgl/8। समझ में आया क्या? वैसे भी हम लोग मीन फोर्स लेके वही निकाले थे, अभी वही आ गया 3mgl/8। तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लेट अस गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई कोन है, दिस इज व्हाट इज ए कोन, ठीक है, और ऐसा है ये कोन। चलो मानते हैं कि इसका हाइट h है और इसका रेडियस r है। रेडियस कितना दिया है? r। दिस रेडियस इज r। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। आपको वॉल्यूम कोन का मालूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ये हमें मालूम है, लेकिन हमें निकालना है कैसे हुआ। ओके, we want to find out the volume of the cone. Find volume of cone. अच्छा, ये होगा आंसर। हमारे पास एक नॉलेज है कि अगर हमारे पास एक छोटा सा डिस्क है, सोचो हमारे पास कोई एक डिस्क है
जिसका थिकनेस कुछ मान लो कि B है और एरिया मान लो कि A है, तो इसका आप वॉल्यूम बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू बी, पाई ए स्क्वायर इंटू बी, है कि नहीं? अगर एक डिस्क है जिसका थिकनेस है B, एरिया रेडियस है A, तो एरिया इंटू हाइट इज द वॉल्यूम, ये हमें मालूम है। चलो इसी को यूज करेंगे। सर ये तो डिस्क के लिए हुआ सिलिंड्रिकल शेप का, इसके लिए इसके कैसे करेंगे? कर सकते हैं। चलो यहां से कुछ x डिस्टेंस में मैं छोटा सा स्लाइस इसमें से काटता हूं। आई टेक ए थीन स्लाइस, क्या कितना थिकनेस का? dx थिकनेस का। उसका रेडियस कितना है मालूम नहीं है, रेडियस मान लो कि कुछ r हो, तो सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। लेट अस कंसीडर ए थीन सेक्शन, a section of thickness dx at a distance x as shown, ठीक है। अगर इसको हम थीन सेक्शन में काटते हैं, एकदम थीन सेक्शन में स्लाइस करके काट देते हैं, जो एक पीस निकल के आएगा वो कैसे दिखेगा? डिश जैसे दिखेगा कि नहीं? आप बोलोगे सर डिश जैसे कैसे दिखेगा? उसको अगर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो ये तो ऐसे दिखेगा, इट्स नॉट ए डिस्क। डिस्क में तो इसे सीधा होता है, लेकिन हम लोग क्या किए? वी आर कंसीडरिंग ए वेरी थीन सेक्शन। वेरी थीन सेक्शन में ये छोटा सा जो वॉल्यूम है साइड वाला, उसको तो ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वी आर कंसीडरिंग ए वेरी थीन स्लाइस, dx is always a very small section. अच्छा, the section is a thin disc of radius r and thickness dx. लेकिन r कितना है मालूम नहीं ना, मालूम नहीं तो क्या हुआ? पता तो कर सकते हैं ना, पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे r कितना है? हम कहेंगे कि अगर मैं ऐसा एक इमेजिन करता हूं, आप देख रहे हो ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, दे आर सिमिलर, सो स्मॉल r बाय कैपिटल R मस्ट बी इक्वल टू x बाय h। स्मॉल r बाय कैपिटल R बाय सिमिलरिटी, क्या सीधा लिखने से समझ में आ रहा है क्या? बाय सिमिलरिटी स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये छोटा ट्रायंगल, ये मोटा ट्रायंगल, सिमिलर है, मतलब r बाई R इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस बाई दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? x, ये पूरा कितना है? h, सो इट इज x बाई h। हाँ, तो r का वैल्यू मिल गया। कितना आ गया? r का वैल्यू आ गया r इज rx बाई h। हाँ ठीक है। dv volume of the thin disk, वॉल्यूम ऑफ द थिन डिस्क कितना है भाई? उसका थिकनेस है dx, एरिया है पाई आर स्क्वायर, सो इट इज पाई आर स्क्वायर dx। हाँ समझ में आया। जबकि r कितना था? r वाज कैपिटल R x बाई h। r क्या था? कैपिटल R x बाई h। तो वैल्यू डाले तो यहाँ पर ये आएगा कितना? इट विल बी कमिंग आउट टू पाई r स्क्वायर x स्क्वायर बाई h स्क्वायर इनटू dx। ओहो, ये जो थीन डिस्क निकला इसका वॉल्यूम हमें पता चल गया, लेकिन चाहिए था पूरा कोन का। मतलब ऐसे सारे छोटे छोटे थीन डिस्क लेंगे, सबका वॉल्यूम निकालेंगे और जोड़ देंगे। दैट मींस हाउ मेनी स्मॉल वॉल्यूम्स यू आर लाइकली टू गेट? इनफाइनाइट। यू आर गेटिंग अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटीन्यूअस क्वांटिटीज। समेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटीन्यूअस क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो क्या लिखेंगे इसमें? कहेंगे v is nothing but summation of all such small dv's where I varying from
1 to infinity। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी मतलब इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स। हाँ, लिमिट डालना है किसका? एक्स का। एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एक्स क्या था? एक्स क्या था? एक्स वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप और हम सारे छोटे छोटे स्ट्रिप के लिए निकाल के वॉल्यूम जोड़ना चाहते हैं। अलग अलग स्ट्रिप के लिए एक्स का वैल्यू अलग अलग है, ध्यान देना। इसके लिए एक्स का वैल्यू अलग है, इसके लिए एक्स का वैल्यू अलग है। सबसे कम कौन सा स्ट्रिप के लिए एक्स होगा? जो सबसे नीचे वाला स्ट्रिप होगा उसके लिए एक्स सबसे कम होगा। एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0। और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? h। मतलब हमें यहां से पूरा कयामत से कयामत तक सारा चीज को जोड़ना है जिसमें x का वेरिएशन 0 से h तक होगा। मतलब x का मिनिमम वैल्यू विल बी 0, मैक्सिमम वैल्यू विल बी h। लेट अस फाइंड आउट पाई आर स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज थ्रोन आउट। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x टू द पावर 3 by 2 plus 1 that is 3। we are smart enough to understand, so I write directly। now I find pi r square by h square और ये नीचे 3 है तो 3 को भी रख दो, h डालो तो h क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया कौन? 0। सिंप्लीफाई करो तो इट इज कमिंग 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यस, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर h। क्या आपको समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई हो रहा है? मैथमेटिक्स में आपको हाउ टू मेक इंटीग्रेशन सिखाएंगे, when to make, why to make, ये नहीं बताया जाएगा आपको। वो चीजें यहाँ पे मिलेंगे। इंटीग्रेशन करना क्या, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको समझ में इसमें से आएगा। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir। जो थोड़ा इसको लिख लीजिए। आपको ये चीज समझ में आया। लेट मी गिव यू वन मोर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। ए फोर्स acts on a body at rest। the force changes with time by the relation F is equal to 3t square plus 2t newtons। Find change in momentum of the body in 3 seconds of the body in 3 seconds। bit number 2, third second। you understand the difference? 3 सेकंड में कितना हुआ, तीसरा सेकंड में कितना हुआ चेंज इन मोमेंटम। लेट मी डू इट। क्या दिया दिस, हमें मालूम है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, कितना फोर्स आया, कितना समय के लिए आया। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है तो हम सीधा फोर्स इनटू टाइम करके मोमेंटम निकाल देंगे। 3 सेकंड में कितना चेंज इन मोमेंटम होगा, फोर्स इनटू टाइम। अगर फोर्स होता कोई कांस्टेंट 10 न्यूटन होता तो 3 सेकंड में कितना होता, 10 × 3। लेकिन यहाँ पे तो फोर्स समय के साथ बदल रहा है, हर वक्त फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो हाउ विल कैलकुलेट? लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन। इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ dt सेकेंड्स चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? चेंज इन मोमेंटम इज f dt। ठीक है, तो चलो ऐसे करते हैं कि t सेकंड के बाद एक dt सेकंड का छोटा सा इंटरवल लेते हैं। कितना छोटा? बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि हम एज्यूम करेंगे कि फोर्स इज कांस्टेंट ओवर दैट स्मॉल इंटरवल।
तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा FDT, मतलब कितना है ये, इट इज 3t स्क्वायर प्लस 2t into dt. This is the change in momentum in a small interval of dt second in 3 seconds, मतलब 0 to 3 सेकेंड में, बीट नंबर 1 में in 3 seconds डेल्टा p क्या हो जाएगा, ऐसे सारे छोटे छोटे चेंज इन मोमेंटम को जोड़ देंगे, दैट इज f dt इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 3 और दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 2t dt का इंटीग्रेशन 0 to 3, इंटीग्रेशन करना आपको आता है, क्या लिखोगे 3t to the power 2 plus 1 by 2 plus 1 2t to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 नहीं, और लिमिट है 0 से 3, हाँ 3 को खा गया मिल गया t क्यूब, 2 को खा गया मिल गया t स्क्वायर, सो t क्यूब प्लस t स्क्वायर, इट इज t क्यूब प्लस t स्क्वायर. तो चेंज इन मोमेंटम, हाँ अपर लिमिट डालना है फिर लोअर लिमिट डालना है, अपर लिमिट डालना है फिर लोअर लिमिट डालना है, तो इज इक्वल टू क्या आया, इट इज कमिंग आउट टू बी t क्यूब प्लस t स्क्वायर 0 to 3, अपर लिमिट डालेंगे तो कुछ मिलेगा, लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 हो जाएगा, इट इज 3 into 3 into 3 27 प्लस 9 36 kg न्यूटन सेकेंड. So in 3 seconds the change in momentum will be this. But if we go for the change in momentum in third second, 3 सेकेंड का मतलब 0 से 3 सेकेंड, थर्ड सेकेंड मतलब कौन सा समय से कौन सा समय तक, t is equal to 2 से t is equal to 3, ये समझ में आना चाहिए. यहाँ पर t का वेरिएशन क्या था 0 टेस्ट 3, अब क्या लिखेंगे थर्ड सेकेंड में निकालने के लिए, इन थर्ड सेकेंड, अब क्या कहोगे थर्ड सेकेंड मतलब t लाइज बिटवीन 2 to 3, तो आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम इज FDT इंटीग्रेशन 2 to 3 और FDT का वैल्यू हम तो देख चुके हैं 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस dt, इट इज कमिंग आउट विद 3t स्क्वायर प्लस 2t into dt लिमिटेड फ्रॉम 2 to 3. जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए, इंटीग्रेशन करो, अरे इंटीग्रेशन नहीं किया, इसको इंटीग्रेशन नहीं किया, ये 2 to 3 था, ये 2 था, ये 3 था, इंटीग्रेशन करो मिल गया 3t क्यूब बाई 3 2t स्क्वायर बाई 2 to 3 डालो तो इट इज t क्यूब प्लस t स्क्वायर लिमिटेड फ्रॉम 2 to 3, अब अपर लिमिट डालो तो 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर. क्या बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आना बहुत जरूरी है. ये t क्यूब था, ये t स्क्वायर था, ये 3 था, ये 2 था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो चेंज इन मोमेंटम इन द थर्ड सेकेंड इट इज कमिंग आउट टू बी 36 माइनस 8 प्लस 4 12, इट इज 24 न्यूटन सेकेंड. फोर्स इंटू टाइम ना, न्यूटन इंटू सेकेंड. क्या आपको ये इंटीग्रेशन वाला मेथड समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, आगे हम लोग इसी के ऊपर और भी ढेर सारे कोचिंग करेंगे. थैंक यू फॉर गिविंग पेशेंस टू स्टे सम टाइम मोर देन योर शेड्यूल्ड क्लास. फिर मिलेंगे अगले क्लास कल, तब तक के लिए जय हिंद.